एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां सब कुछ पहले ही टूट चुका था। एक बड़ी तबाही के बाद इंसानों की दुनिया सिकुड़कर बस कुछ गिने चुने लोगों तक रह गई थी। अब हालात ऐसे बन चुके थे कि लोगों को ज़ॉम्बीज़ के साए में जीना पड़ रहा था। जो बचे थे वे हर पल चौकन्ने रहते थे, क्योंकि हमला कभी भी हो सकता था। कहानी की शुरुआत में हम डेरिल और कैरोल को देखते हैं। दोनों एक सुनसान बस्ती से गुजर रहे थे। सड़कें खाली पड़ी थीं, हवा तक अजीब सी खामोशी लेकर चल रही थी। तभी अचानक उन्हें एहसास होता है कि वे फंस चुके हैं। चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ का झुंड जमा हो चुका था, ऐसे जैसे महीनों से किसी शिकार का इंतजार कर रहे हों। जब उन्हें समझ आ गया कि पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा, तब उन्होंने वहीं खड़े खड़े एक प्लान बनाया। डेरिल ने तय किया कि वह सामने से भिड़ेगा ताकि कैरोल को कुछ सेकंड मिल सकें। वह लगातार ज़ॉम्बीज़ को रोकने में लगा रहा और उधर कैरोल सामने दिख रही एक वीरान इमारत का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। दरवाजा अटका हुआ था, लेकिन आखिरी पल में खुल गया। दोनों किसी तरह अंदर घुसते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। अंदर घुसकर वे एक फ्लैट का दरवाजा तोड़ते हैं और लिविंग रूम में पहुंचते हैं। वहां एक आदमी मिलता है जो कभी इस घर का मालिक रहा होगा, लेकिन अब ज़ॉम्बी बन चुका था। उसे संभालने में उन्हें वक्त लगा, मगर आखिरकार वे उसे खत्म कर देते हैं। फिर दोनों घर की तलाशी लेने लगते हैं। अलमारियां खुलती हैं, दराजें खंगाली जाती हैं, शायद कुछ काम की चीज मिल जाए। तभी अचानक एक और ज़ॉम्बी सामने आ जाता है। डेरिल उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था कि पीछे से हालात और बिगड़ जाते हैं। कैरोल उसकी मदद के लिए बढ़ती है, लेकिन उसी पल उसकी पीठ के पीछे एक और ज़ॉम्बी खड़ा मिल जाता है। कैरोल झट से फैसला करती है, पास पड़ा फायर एक्सटिंग्विशर उठाती है और उसे पूरे जोर से इस्तेमाल करती है। दूसरी तरफ डेरिल अपने हमलावर से जूझ रहा था। तभी छत से लटका हुआ एक और ज़ॉम्बी अचानक नीचे गिरता है और सीधे उस पर टूट पड़ता है। हालात एक पल के लिए हाथ से निकलते लगते हैं, लेकिन डेरिल अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी से उसे भी खत्म कर देता है। कुछ देर बाद फ्लैट में सन्नाटा लौट आता है। दोनों गहरी सांस लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि पूरी इमारत में ज़ॉम्बीज़ फैले हुए हैं। बाहर निकलना फिलहाल नामुमकिन था। वे चारों तरफ से घिरे हुए थे। आखिरकार वे तय करते हैं कि कुछ दिन इसी इमारत में छिपकर गुजारेंगे। उम्मीद यही थी कि वक्त के साथ ज़ॉम्बीज़ इधर उधर बिखर जाएंगे और इस जगह को भूल जाएंगे। इमारत में कई फ्लैट थे, इसलिए छिपने की गुंजाइश थी। डेरिल थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा कर लेता है, मगर राशन बहुत कम मिलता है। दिन बीतते जाते हैं और खाना घटने लगता है। जब साफ दिखने लगता है कि ज्यादा देर टिकना मुमकिन नहीं, तब दोनों एक बार फिर किस्मत पर दाम लगाने का फैसला करते हैं। बाहर खतरा था, लेकिन अंदर भूख। अब चुनना ही था कि मौत किस तरफ कम खतरनाक लगेगी। आखिर दोनों ये तय करते हैं कि अब और इंतजार नहीं करेंगे। सुबह फज्र के वक्त इमारत छोड़ देंगे। बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज़ हटने का नाम नहीं ले रहे थे, इसलिए यही सही मौका लगा। सुबह के शुरुआती सन्नाटे में उन्हें बालकनी की तरफ से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। दोनों तुरंत सतर्क हो जाते हैं, हथियार पकड़ लेते हैं, सांस रोककर पर्दे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही पर्दा हटता है, सामने एक इंसान खड़ा दिखता है। नाम था जूलियन। कुछ पल के लिए उन्हें यकीन ही नहीं होता कि इस शहर में कोई और भी जिंदा मिल सकता है। जूलियन बताता है कि कई सालों बाद वह किसी इंसान से मिल रहा था। उसे लगा था इस इलाके में अब कोई बचा ही नहीं। वह शिकार करके जी रहा था। उसी ने एक खरगोश पकड़ा था जिसे तीनों मिलकर खाते हैं। खाने के बाद डेरिल और कैरोल उसे समझाते हैं कि उनके साथ चले। अमेरिका लौटना चाहते थे वे। जूलियन थोड़ा सोचता है, फिर मान जाता है। तय होता है कि सुबह 10 बजे घाट पर मिलेगा। अगले दिन जूलियन चर्च की घंटियां बजाता है। आवाज दूर तक जाती है और ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उधर खींच जाता है। यही मौका था। डेरिल और कैरोल इमारत से निकलते हैं और भागते हुए घाट तक पहुंचते हैं। थोड़ी ही देर में तीनों नाव पर सवार हो चुके होते हैं। समंदर की तरफ बढ़ते हुए वे पीछे मुड़कर देखते हैं। जमीन दूर होती जा रही थी और किनारे पर खड़े ज़ॉम्बीज़ बस छोटे साए बनकर रह जाते हैं। उनके सामने 2 हफ्तों का लंबा सफर था। कुछ दिन ठीक गुजरते हैं, फिर एक रात अचानक मौसम पलट जाता है। आधी रात को तूफान घेर आता है। लहरें ऊंची उठ रही थीं, नाव डगमगा रही थी। डेरिल उसे संभालने में लगा था, तभी एक तेज लहर जूलियन को जोर से टक्कर मारती है। वह गिर पड़ता है। कैरोल तुरंत उसकी तरफ दौड़ती है, उसे संभालती है, चोट देखती है। उधर डेरिल पूरी ताकत से नाव को सीधा रखने की कोशिश करता है। जूलियन दिशा बताता रहता है और तीनों मिलकर किसी तरह उस रात को पार कर लेते हैं। कुछ दिन बाद आखिरकार उन्हें किनारा दिखता है, थके हुए लेकिन जिंदा। नाव रुकती है और वे जमीन पर कदम रखते हैं। कैरोल थोड़ी दूर तक चलती है और जूलियन को ढूंढती है। तभी उसे कुछ अजीब दिखता है। जूलियन बेहोश पड़ा था। अचानक वह हिलता है और जब आंखें खोलता है तो साफ हो जाता है कि वह अब इंसान नहीं रहा। वह कैरोल की तरफ बढ़ता है। ठीक उसी पल डेरिल बीच में आ जाता है। बिना देर किए वह अपनी ब्लेड निकालता है और जूलियन को खत्म कर देता है। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। डेरिल उसकी लाश को उठाता है और समंदर में छोड़ देता है। लहरें उसे दूर ले जाती हैं। अब उनका प्लान बदल चुका था। नाव को ठीक करके आगे बढ़ना था किसी मुख्य झील की तरफ, जहां शायद हालात बेहतर मिले।
लेकिन रात में डेरिल दूर कुछ लोगों को अपनी तरफ आते देखता है। वह तुरंत आग बुझा देता है। दोनों चट्टानों के पीछे छिप जाते हैं। किस्मत से वे लोग उन्हें नहीं देख पाते, लेकिन नाव पर नजर पड़ जाती है। सारा सामान लूट कर चले जाते हैं। सुबह डेरिल और कैरोल खाने की तलाश में निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक नक्शा मिलता है। उसे देखकर समझ आता है कि वे स्पेन पहुंच चुके थे, यानी घर से बहुत दूर। जंगल से गुजरते वक्त डेरिल को एक जाल दिखता है जिसमें एक ज़ॉम्बी फंसा हुआ था। तभी उसे अंदाजा हो जाता है कि यहाँ के स्थानीय लोग पूरे इलाके में ऐसे जाल बिछा चुके हैं। नाव वाली घटना में कैरोल पहले ही घायल हो चुकी थी, इसलिए वे थोड़ी देर रुकने का फैसला करते हैं। अगली सुबह कैरोल सो रही होती है और डेरिल शिकार के लिए निकलता है। रास्ते में उसे कुछ युवक गाड़ी में जाते दिखते हैं। वह ठिठक जाता है। अब साफ था कि यहाँ सिर्फ जाल ही नहीं, लोग भी मौजूद थे। वह बिना जोखिम लिए वापस कैंप की तरफ लौट पड़ता है। डेरिल जब कैंप पर लौटता है तो उसका दिल बैठ जाता है। कैरोल वहां नहीं मिलती। वह आसपास ढूंढता है, आवाज देता है, फिर थोड़ी दूर झील की तरफ बढ़ता है। वहां वह उसे चुपचाप बैठे देखता है। कैरोल कुछ युवाओं को देख रही थी जो पानी के किनारे हंसते बोलते वक्त बिता रहे थे। वह उस नजारे में खो सी गई थी। धीरे से कहती है कि इन लड़कों को देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे। वह खुद को उनसे जुड़ने की भावना से रोक नहीं पा रही थी। दुनिया चाहे जितनी बदल गई हो, कुछ लम्हे अब भी वैसे ही लगते थे। तभी डेरिल उन आदमियों को पहचान लेता है जिन्हें उसने पहले सड़क पर देखा था। जैसे ही वे झील के पास पहुंचते हैं, वहां बैठे युवक पानी में छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच नहीं पाते। गुंडे उन्हें घसीटकर बाहर लाते हैं। रॉबर्टो अपनी प्रेमिका को बचाने की कोशिश करता है, मगर बुरी तरह पीटा जाता है। यहीं डेरिल आगे आता है। बिना शोर किए वह अपने तीर चलाता है। एक एक कर हमलावर गिरने लगते हैं। तभी उनका ड्राइवर वहां पहुंचता है। अपने लोगों को मरा देख वह भागने की कोशिश करता है। डेरिल बंदूक उठाकर उसके पीछे दौड़ता है, मगर वह हाथ नहीं आता। घायल कैरोल को देखकर जस्टिना आगे बढ़ती है। वह अपना खाना देने की पेशकश करती है और रॉबर्टो को मनाती है कि वे दोनों अमेरिकियों को अपने गांव ले चलें। जस्टिना बताती है कि उसकी दादी जड़ी बूटियों से इलाज करती हैं। बस एक परेशानी थी, गांव वाले अजनबियों पर जल्दी भरोसा नहीं करते। गांव के दरवाजे पर जस्टिना अपनी पुरानी दोस्त से मिलती है और उन्हें अंदर आने देने की गुजारिश करती है। अंदर जाते ही डेरिल और कैरोल महसूस करते हैं कि लोग उन्हें संदेह भरी नजरों से देख रहे थे। माहौल भारी था। तभी फ्रेडरिक को पता चलता है कि इन दोनों ने उसकी भतीजी की जान बचाई थी। वह अपने आदमियों को हथियार नीचे रखने का इशारा करता है और खुद सामने आता है। परिचय देता है कि वह सोलास डेल मार का मुखिया है। वह कहता है कि 2 दिन रुक सकते हैं, इतना वक्त कैरोल के ठीक होने के लिए काफी होगा। डेरिल ने उसके बेटे एंटोनियो की मदद की थी, इसलिए वह उन्हें अपने घर ठहराता है और नाव ठीक करने के औजार भी देता है। अगले दिन शहर में हलचल बढ़ जाती है। गैलम टोरेस आता है, जिसे स्पेनिश वंश का आखिरी उत्तराधिकारी माना जाता था। वह लोगों में तोहफे बांटता है। धीरे धीरे पता चलता है कि हर साल शासक गठबंधन यहां से एक युवा लड़की चुनता है जिसे राजधानी भेजा जाता है। डेरिल को अब समझ आता है कि रॉबर्टो और जस्टिना क्यों भाग रहे थे। जो विरोध करे उसे सजा मिलती है। चुनाव का तरीका अजीब था। छोटी छोटी सुअरों की गर्दन में लड़कियों के नाम बांध दिए जाते हैं। फिर उनकी दौड़ लगती है। जो सुअर पहले फिनिश लाइन पार करे, उसी नाम वाली लड़की को ले जाया जाता है। इस बार एल्बा का नाम निकलता है। उसके परिवार पर सन्नाटा छा जाता है। दूसरी तरफ जस्टिना को राहत मिलती है कि उसे अभी 1 साल और रॉबर्टो के साथ मिल गया। शाम तक शहर में जश्न चलता है, लेकिन हर चेहरे पर खुशी नहीं थी। रात को फ्रेडरिक दावत रखता है। खाने के दौरान कैरोल उससे पूछती है कि वह लड़कियों को सुरक्षा और हथियारों के बदले क्यों सौंप देता है। फ्रेडरिक शांत स्वर में कहता है कि राजधानी में उन्हें बेहतर जिंदगी मिलती है और गठबंधन से सोलास डेल मार को भी सहारा मिलता है। उसके मुताबिक यह एक समझौता था। उसी टेबल पर बैठा डेरिल अचानक चौकन्ना हो जाता है। उसे वही ड्राइवर दिखता है जो पहले भाग निकला था। उसके साथ गिलर्मो के लोग भी मौजूद थे। डेरिल चुपचाप उठता है और उनका पीछा करता है। थोड़ी दूर जाकर उसे समझ आता है कि वे लोग मेयर को मिले तोहफों की खेप लूटने की तैयारी में थे। अब इंतजार करने का वक्त नहीं था। डेरिल फैसला करता है कि इस बार वह खुद पहले कदम उठाएगा। डेरिल देर नहीं करता। वह सीधे अपराधियों पर टूट पड़ता है। तलवार चलती है और कुछ ही पलों में मामला खत्म हो जाता है। आखिर में वह उस ड्राइवर को पकड़कर ज़ॉम्बियों से भरे पिंजरे की तरफ धकेल देता है। दरवाजा बंद करता है और चुपचाप देखता रहता है। अंदर क्या होता है वह किसी को समझाने की जरूरत नहीं। उसे अंदाजा नहीं था कि ये लोग विलियम की सेना से जुड़े थे। जब विलियम को अपने आदमियों के गायब होने की खबर मिलती है तो वह तुरंत एक टीम गांव की तरफ भेजता है। वे लोग आसपास की टोह लेने लगते हैं। अगली सुबह डेरिल अपने सामान समेट रहा था। इरादा साफ था, अब आगे बढ़ना होगा। रॉबर्टो नाव ठीक कराने में मदद की पेशकश करता है, मगर कुछ जरूरी पुर्जे चाहिए थे, इसलिए वे वैलेंटिना के पास जाते हैं। वह औरत जिसने 30 साल समंदर में जहाज चलाए थे। नाव को देखते ही वह समझ जाती है कि काम आसान नहीं। पानी में उतारने से पहले अच्छी मरम्मत करनी पड़ेगी। फिर भी वह तैयार हो जाती है, लेकिन एक शर्त रखती है। डेरिल को वादा करना होगा कि वह रॉबर्टो और जस्टिना को अपने साथ अमेरिका ले जाएगा। हालात ऐसे थे कि डेरिल मना नहीं कर सकता था। वह हामी भर देता है।
डेरिल और रोबर्टो पुराने जर्जर जहाजों वाले इलाके में जाते हैं ताकि काम के हिस्से निकाल सकें। तभी अचानक समंदर की तरफ से एक ज़ॉम्बी निकलकर उन पर झपटता है। डेरिल उसका सिर कुचल देता है, लेकिन जल्द ही उसे महसूस होता है कि आसपास और हलचल है। रोबर्टो पुर्जे जुटाने में लगा रहता है और डेरिल गोलियां चलाकर ज़ॉम्बियों को दूर रखता है। जब गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वह हथौड़ा उठाता है, एक एक वार करके रास्ता साफ करता है और रोबर्टो को उन ज़ॉम्बियों से बचा लेता है जो पानी के नीचे छिपे थे। उधर जस्टिना को एक सच्चाई पता चलती है। उसे मालूम पड़ता है कि उसका चाचा फ्रेडरिक हर साल धोखा देता रहा। सुअर की गर्दन से उसका नाम हटाकर किसी और लड़की का नाम बांध देता था ताकि वह कभी चुनी न जाए। सच सामने आते ही जस्टिना अंदर से टूट जाती है। उसे लगता है कि एल्बा की जगह खुद जाना चाहिए। एल्बा अपनी मां से बहुत जुड़ी थी और उनका बिछड़ना बेहद दर्दनाक होता। जस्टिना फैसला कर लेती है। अगली सुबह रोबर्टो घर पहुंचता है तो जस्टिना जा चुकी होती है। उसे समझने में देर नहीं लगती। गुस्सा, दुख, बेबसी सब एक साथ उमड़ पड़ते हैं। वह डेरिल को दोष देता है। उसके मुताबिक अगर वे दोनों यहां वापस न आते तो जस्टिना भी नहीं जाती। टूटे हुए दिल के साथ वह उनके साथ अमेरिका जाने का इरादा छोड़ देता है। डेरिल एक और साथी खो देता है। वैलेंटीना और उसकी टीम की मदद से नाव की मरम्मत जारी रहती है। एक हफ्ते से भी कम समय में नाव दोबारा चलने लायक हो जाती है। जब पता चलता है कि रोबर्टो साथ नहीं जाएगा तो वैलेंटीना कूपर का नाम सुझाती है। कूपर कभी कैलिफोर्निया में रहा था और सालों से वहां नहीं गया। डेरिल को लंबी यात्रा के लिए किसी भरोसेमंद हाथ की जरूरत थी, इसलिए वह तैयार हो जाता है। लेकिन हालात फिर पलट जाते हैं। अचानक बागियों का एक समूह वहां पहुंचता है। बिना चेतावनी के एक तीर उड़ता है और सीधे कूपर के सीने में धंस जाता है। वह वहीं गिर पड़ता है। सब कुछ सेकंड में बदल जाता है। डेरिल हथियार उठाता है। कैरोल और वैलेंटीना भी साथ खड़ी होती हैं। उसी दिन बागियों की बड़ी टोली सोलांस के दरवाजों तक पहुंच जाती है। खबर मिलते ही फ्रेडरिक फैसला करता है कि हर नागरिक को हथियार दिए जाएंगे। दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लोग दीवारों पर चढ़कर जवाबी फायरिंग शुरू कर देते हैं। हालात बिगड़ते देख फ्रेडरिक एक और कदम उठाता है। जिन ज़ॉम्बियों को कैद करके रखा गया था उन्हें छोड़ दिया जाता है ताकि दुश्मनों का ध्यान बंटे और गांव को कुछ वक्त मिल सके। घंटी बजती है। शोर, गोलियां, चीखें सब एक साथ गूंजने लगते हैं। डेरिल और कैरोल तय करते हैं कि वे शहर के अंदर जाएंगे। रोबर्टो और उसके पिता को छोड़ना ठीक नहीं लगता। वे वही लोग थे जिन्होंने उन्हें सहारा दिया था। तभी दुश्मनों से भरी एक जीप गेट तोड़कर अंदर घुस जाती है। डेरिल और कैरोल भी उसी वक्त शहर में पहुंचते हैं और लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी फैल चुकी थी। लोग अपने ही परिवार वालों को गिरते हुए देख रहे थे। उस पल सबको एक और सच्चाई समझ आती है। इस दुनिया में जीतने का मतलब सिर्फ जिंदा बचना रह गया था। बाकी सब पीछे छूट चुका था। लड़ाई इतनी उलझ चुकी थी कि लोगों को अपने ही अपनों पर हथियार उठाने पड़े। इसी अफरा तफरी में फ्रेडरिक घायल हो जाता है। वह गिरता है मगर कैरोल आगे बढ़कर उसे संभाल लेती है। पट्टी बांधती है, उसे सुरक्षित जगह तक ले जाती है। उधर मोर्चे पर लोग किसी तरह दुश्मनों को पीछे धकेल रहे थे। ज्यादातर हमलावर गिर चुके होते हैं तो रोबर्टो सीधा एल्बा के घर की तरफ भागता है। वह लड़की और उसकी मां को बचाना चाहता था, लेकिन रास्ते में उसे दिखता है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ। दुश्मन शहर के अंदर ज़ॉम्बी छोड़ रहे थे। वह समझ जाता है कि खतरा अभी बाकी है और अपने परिवार को चेतावनी देने दौड़ पड़ता है। हालात बेकाबू हो जाते हैं। आग लगती है, धुआं उठता है, हर तरफ चीखें। ज़ॉम्बियों का झुंड बचे हुए लोगों पर टूट पड़ता है। शहर वाले मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं ताकि वे और अंदर न फैल जाएं। तभी बागियों का एक और ग्रुप अंदर घुस आता है और घर घर जाकर जरूरी सामान लूटने लगता है। डेरिल दोनों मोर्चों पर लड़ता है, कभी ज़ॉम्बियों से कभी बागियों से। आखिरकार जब शोर थोड़ा थमता है तो जीत का एहसास नहीं, सिर्फ नुकसान गिना जाता है। कई लोग जा चुके थे। रोबर्टो गुस्से में सवाल उठाता है। हर साल यहां से एक लड़की भेजी जाती थी ताकि सोलांस को सुरक्षा मिलती रहे, मगर जब असली हमला हुआ तो कोई मदद के लिए क्यों नहीं आया? फ्रेडरिक जवाब देता है कि अगर गिलर्मो से मिले हथियार न होते तो शहर टिक भी नहीं पाता। इसी बीच एक हमलावर जिंदा पकड़ लिया जाता है। पूछताछ में पता चलता है कि बागियों को काजार की पूरी जानकारी मिल चुकी थी और वे गठबंधनों पर एक एक कर हमला कर रहे थे। रात होते ही रोबर्टो चुपके से एक जीप लेकर निकल जाता है। उसका पिता पीछे जाने का फैसला करता है। एंटोनियो ने पहले जो साथ दिया था उसे याद रखते हुए डेरिल और कैरोल भी उसके साथ निकल पड़ते हैं। उधर फ्रेडरिक पकड़े गए दुश्मनों से सारी जानकारी निकलवाकर उन्हें ज़ॉम्बियों से भरे पिंजरे में बंद करवा देता है। लोग देखते रहते हैं, सजा वहीं पूरी हो जाती है। दूसरी तरफ रोबर्टो बुरी हालत में मिलता है। गैंग ने उसे पकड़कर पुल से लटका दिया था। नीचे ज़ॉम्बियों का झुंड था जो उसे छूने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही रस्सी काटी जाने वाली होती है, डेरिल पहुंच जाता है। वह तेजी से हमलावरों को खत्म करता है। फिर एंटोनियो और बाकी लोग ज़ॉम्बियों से भिड़ते हैं। कुछ ही देर में रास्ता साफ हो जाता है। रोबर्टो अभी जिंदा था, सांस चल रही थी। होश में आने पर वह बताता है कि उसने गिलर्मो के कैंप पर हमला किया था। वहां जस्टिना मिली भी थी और उसने भागने का फैसला किया था, मगर पीछा करने वालों ने उन्हें पकड़ लिया। जस्टिना को फिर से ले जाया गया और रोबर्टो को बुरी तरह पीट दिया गया। उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी।
कैरोल एंटोनियो की मदद करती है ताकि वह उसे सुरक्षित वापस सोलास ले जा सके। डेरिल वहीं रुकता नहीं, वह मोटरसाइकिल पर चढ़ता है और जस्टिना के पीछे निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक बीमार आदमी मिलता है जिसकी आंखें निकाली जा चुकी थीं। डेरिल पहले रुकता है, मदद करने की सोचता है, मगर जल्दी समझ आता है कि वह आदमी होश में नहीं। लंबा सफर सामने था, वह रुक नहीं सकता था। उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। कुछ किलोमीटर बाद उसे एक ट्रक दिखता है जिसे ज़ॉम्बियों का झुंड खींच रहा था। उसी ट्रक से कुछ लोग मोटरसाइकिलों पर उतरते हैं और उसकी बाइक छीनने की कोशिश करते हैं। डेरिल गोली चलाता है, एक फ्यूल टैंक पर निशाना लगता है और धमाका हालात बिगाड़ देता है। पीछा तेज हो जाता है। जब उसे लगता है कि बच निकलना मुश्किल है, वह बाइक छोड़कर पैदल ही निकल जाता है। रात में एक परिवार उसे देख लेता है और अपने घर ले जाता है। वह थोड़ी देर के लिए आराम करता है, फिर पता चलता है कि इस परिवार का सारा पानी उसी गैंग ने चुरा लिया था जिसने उसकी बाइक ली थी। वे लोग रेगिस्तान में रह रहे थे, एक खतरनाक त्वचा रोग से जूझते हुए। लोग उन्हें लिम्बो कहते थे, जैसे वे जिंदगी और मौत के बीच अटके हों। मगर माया बताती है कि बीमारी छूने से नहीं फैलती। माटिया, जो उस समूह का सदस्य था, बताता है कि उनसे सब कुछ छीन लिया गया। वह अपनी गाड़ी इनाम में देने को तैयार था, बस पानी वापस चाहिए। डेरिल साफ कहता है कि उसे गाड़ी अभी चाहिए ताकि वह अपना मिशन पूरा कर सके। थोड़ी चुप्पी के बाद वे उसे चाबियां दे देते हैं। अब उसके पास नया रास्ता था और एक नई जिम्मेदारी भी। डेरिल दूर से मोटरसाइकिलों की आवाज सुनता है। वो सीधा मुकाबला करने के बजाय उन्हें जाल की तरफ खींचने का प्लान बनाता है। माटिया और उसके कबीले को साथ लेकर वो एक घात लगाता है। आधे लोग नजदीक से भिड़ते हैं, हाथों से लड़ाई खत्म करते हैं और बाकी लोग डेरिल के इशारे पर दूर से गैंग के आदमियों को गिराते चलते हैं। डेरिल के पास बस 4 गोलियां थीं। हर शॉट सोच समझकर चलाना पड़ता था। वो तभी ट्रिगर दबाता जब उसे पूरा भरोसा होता कि निशाना चूकने वाला नहीं। गैंग का आखिरी आदमी कुल्हाड़ी उठाकर मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ सीधा उस पर चढ़ आता है। पल भर का फैसला था। टकराव होने से पहले ही डेरिल तलवार घुमाता है और खेल खत्म। अगला कदम और बड़ा था। वो ट्रक तक पहुंचते हैं और उसमें बंद ज़ॉम्बियों को आजाद कर देते हैं ताकि वही लोग उनकी सजा बने जिन्होंने उन्हें कैद कर रखा था। अफरा तफरी मच जाती है। टाफो अपने आदमियों को ज़ॉम्बियों के बीच मरते देख बेकाबू होकर गोलियां चलाने लगता है। ब्लंका घबराकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन ट्रक चारों तरफ से घिर चुका होता है। डेरिल कोशिश करता है कि हालात संभाल ले, पर जल्दी समझ जाता है कि अकेले ये मुमकिन नहीं। वो पीछे हटता है। लड़ाई के बीच किसी अजीब किस्म की मजबूरी उन्हें साथ ला देती है और कुछ देर के लिए डेरिल और टाफो मिलकर ज़ॉम्बियों का सफाया करते हैं। जब शोर थमता है और आखिरी ज़ॉम्बी गिरता है, दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। भरोसा नाम की चीज वहां नहीं बची। टाफो हथियार छीनने बढ़ता है, लेकिन डेरिल उसे पानी में धक्का दे देता है। एक छोटी सी जद्दोजहद होती है, फिर गोली चलती है। डेरिल यकीन कर लेना चाहता है कि ये कहानी यहीं खत्म हो। सब शांत होने के बाद वो पानी वापस ले जाता है और गरीब लोगों को लौटा देता है। माटिया और उसके कबीले से विदा लेकर वो नया हथियार उठाता है, मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और बार्सिलोना की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे महसूस होता है कि कोई पीछा कर रहा है। वो बाज निकलती है, सोला डेलमार की जानी मानी योद्धा। वो बताती है कि जस्टिना को बचाने के लिए उसे उसकी मदद चाहिए। दोनों आगे बढ़ते हैं और एक गांव के पास रुकने का फैसला करते हैं। तभी सामने ज़ॉम्बियों का झुंड दिखाई देता है। किस्मत से गांव वाले हमला देख लेते हैं और दरवाजे खोल देते हैं। गांव की महिलाएं ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं और उसी मौके का फायदा उठाकर डेरिल और बाज अंदर पहुंच जाते हैं। शहर में कदम रखते ही उनसे सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। यही बाज की मुलाकात लाया से होती है। दोनों एक दूसरे को देखते ही गले लग जाती है। तब पता चलता है कि सोलास डेलमार की कई और महिलाएं भी यहाँ शरण ली हुई हैं। वे काजार के चंगुल से बचकर भागी थीं और अब मिलकर अपना अलग ठिकाना बना चुकी हैं। पुराने साथियों से मिलने के बाद बाज लाया से कहती है कि उसे बार्सिलोना में घुसने में मदद चाहिए। जस्टिना को निकालना जरूरी है। बदले में वो वादा करती है कि गिलर्मो तक पहुंचने का मौका मिलेगा और उस जालिम शासन को खत्म करने का रास्ता भी, जो छोटी लड़कियों को पकड़कर अजनबियों के हवाले कर देता है। सफर अब और बड़ा होने वाला था। उसी दिन हमला शुरू होता है। शहर के अलग अलग कोनों में लोग पहले से छिपे बैठे थे। तय जगहों पर घात लगाई जाती है और जैसे ही गिलर्मो की गाड़ियां गुजरती हैं, उन पर धावा बोल दिया जाता है। इधर अफरा तफरी मची है, उधर डेरिल उस इमारत में घुस चुका होता है जहां जस्टिना और बाकी लड़कियां बंद हैं। वो ताला तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, पर दरवाजा नहीं खुलता। समय हाथ से फिसल रहा था। बाहर लाया उस गाड़ी को निशाना बनाती है जिसमें गिलर्मो छिपा हुआ है। वो ग्रेनेड फेंकने ही वाली थी कि बाज उसे रोक लेती है। उसे पता चल चुका था कि हेलना भी उसी गाड़ी में है। बाज झटके से लाया को पीछे धकेल देती है ताकि गोलियां उसकी दोस्त तक न पहुंचे। ग्रेनेड दीवार से टकराकर बड़ा सा सुराख बना देता है और उसी रास्ते ज़ॉम्बियों का झुंड अंदर घुस आता है। लाया गिलर्मो तक पहुंच जाती है, उसे खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे गोली लगती है। अगले ही पल ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं। दूसरी तरफ डेरिल समझ चुका था कि वो जेल का दरवाजा नहीं खोल पाएगा। भारी मन से उसे जस्टिना को वहीं छोड़कर निकलना पड़ता है। छोटी लड़कियों को फिर से काजार ले जाया जाता रहा।
फिर भी हार मानने का सवाल नहीं था। डरिल और बाज को भरोसा था कि शहर के अंदर दोबारा घुसा जा सकता है। दोनों एक यात्री गाड़ी में छिपकर महल तक पहुंचते हैं। मजदूरों की तरह चेहरों पर मास्क लगा लेते हैं और भीड़ में खो जाते हैं। रात को शाही परिषद का भव्य डिनर सजता है। नई लाई गई लड़कियों के स्वागत के नाम पर एक तमाशा रचा गया था। खाने के दौरान स्पेन का राजा और रानी कठपुतली शो देखते हैं, जिसमें ज़ॉम्बियों को डोरियों से बांधकर नचाया जाता है, जैसे उन्हें पूरी तरह काबू में रखा गया हो। इसके बाद गठबंधन के इलाकों से लाई गई लड़कियों को मंच पर लाया जाता है। अमीर पुरुष उन्हें चुनते हैं। जस्टिना सबसे आखिर में खड़ी रह जाती है। अगर कोई उसे नहीं चुनता तो उसकी जिंदगी महल की दासी बनकर बीतती और उससे भी बदतर अंजाम उसका इंतजार करता। पर्दा गिरते ही डरिल हरकत में आता है। वो मंच पर दौड़कर उन सभी रस्सियों को काट देता है जिनसे ज़ॉम्बियों को बांधा गया था। अगले ही पल हॉल में चीखें गूंजने लगती हैं। ज़ॉम्बी आजाद होकर रईसों पर टूट पड़ते हैं। इस अफरा तफरी में डरिल सीधे जस्टिना की तरफ बढ़ता है। उधर बाज हेलना को ढूंढने निकलती है। जैसे ही दोनों मिलती हैं, हेलना अपने बच्चे को उठाती है और भागने के लिए तैयार हो जाती है। तभी गिलर्मो बाज को पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था कि हेलना तलवार घुमाकर गिलर्मो का काम तमाम कर देती है। इधर जस्टिना का मंगेतर उसकी भागने की कोशिश समझ जाता है और उस पर हमला करता है, लेकिन डरिल वक्त पर पहुंचता है और उसे खत्म कर देता है। जस्टिना आजाद होती है। फिर डरिल बाकी अपहरित लड़कियों के ताले खोलता है और सबको बाहर की तरफ ले चलता है। शहर में हर तरफ ज़ॉम्बी फैल चुके थे। पहरेदार भी मौजूद थे, लेकिन किसी तरह वो मुख्य दरवाजा पार कर लेते हैं। बाहर बाज और डरिल फिर मिलते हैं। बाज फैसला करती है कि वो बचाई गई लड़कियों को शरणार्थी कैंप ले जाएगी। जस्टिना अपने दोस्तों को अलविदा कहती है और डरिल की मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है। दोनों सोलस डलमार की तरफ लौटते हैं। उन्हें लगता है कि कैरोल और रोबर्टो लाइट हाउस में इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन वहां पहुंचते ही फ्रेडरिक के गार्ड्स सामने आ जाते हैं। वॉलेंटिना की मदद से डरिल पलटवार करता है। दुश्मनों के ही हथियार उनके खिलाफ इस्तेमाल होते हैं और रास्ता साफ होता है। तभी सच्चाई सामने आती है। फ्रेडरिक और उसके लोगों ने कैरोल और उसके साथियों को गद्दार बताकर पकड़ लिया था। शहर से भागते वक्त एंटोनियो और कैरोल किसी तरह बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि रोबर्टो जंजीरों में जकड़ा पड़ा है। फ्रेडरिक आदेश देता है कि उन पर ज़ॉम्बी छोड़ दिए जाएं। तीनों खुद को मौत के घेरे में पाते हैं। अपने बेटे को बचाने के लिए एंटोनियो आगे बढ़ता है। कैरोल उसका साथ देती है। तभी डरिल वहां पहुंच जाता है। वो अपने दोस्तों को बचाने ही आया था। गोलियों की आवाज गूंजती है। जस्टिना भी सामने आकर शहर में दाखिल होती है। जब फ्रेडरिक देखता है कि ज़ॉम्बी उसकी भतीजी के करीब पहुंच रहे हैं, तो वो उन्हें मारने का आदेश देता है। उसी मौके पर जस्टिना पूरे गांव के सामने उसके असली चेहरे को उजागर कर देती है। लोग जो अब तक उसे मेयर मानकर भरोसा करते थे, सच्चाई जान लेते हैं। फ्रेडरिक को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। कुछ घंटों बाद वो अपनी मां को मना लेता है और बाहर निकल आता है। अब उसका निशाना सिर्फ डरिल होता है। उसे यकीन है कि जो कुछ हुआ उसके पीछे वही है। आखिरी भिड़ंत में कोई सीधे गोली का शिकार नहीं बनता, लेकिन आग की लपटों में नाव जल उठती है। डरिल और कैरोल के पास अपने देश लौटने की जो आखिरी उम्मीद थी, वो राख में बदल जाती है। यहीं इस अध्याय का अंत होता है। आगे क्या होगा वो अगली कहानी बताएगी।